कहानी की शुरुआत एक खून से सनी पुरानी वैन से होती है, जिसमें एक परिवार अपने माता पिता की विरासत में मिली हवेली में शरण लेने की उम्मीद में गांव की ओर जा रहा है। फ्रांसिस, जो परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है, एक रिंच लेकर घर का निरीक्षण करने का फैसला करता है। जैसे ही वह मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, वह हर कमरे की जांच करता है। डर और बेचैनी के बीच उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। वह घायल लगती है और मदद के लिए पुकारती हैं। लेकिन जब फ्रांसिस उनकी ओर बढ़ता है तो उसकी मां अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वह अपने होश में आते हुए माफी मांगती है, लेकिन अपनी आदिम प्रवृत्ति और भूख को नियंत्रित नहीं कर पाती और फ्रांसिस पर झपट पड़ती हैं। फ्रांसिस मजबूरी में उन्हें रोकने के लिए उनके सिर पर गोली मार देता है। इसके बाद वह अपने माता पिता को एक गन्ने के खेत के पास दफना देता है। इस दर्दनाक घटना के बावजूद वह बिना एक आंसू बहाए यह काम करता है, क्योंकि अब उसका एकमात्र मकसद अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा करना है। फ्रांसिस रात भर जागता रहता है, खिड़की से बाहर झांकते हुए यह सुनिश्चित करता है कि कोई ज़ॉम्बी उनके पास न आ सके। अगली सुबह वह पानी के स्टेशन की जांच करता है और अपने परिवार को यह खुशखबरी देता है कि उनके पास न केवल छत और थोड़ा खाना है, बल्कि साफ पानी भी उपलब्ध है। बाहरी खतरों के बावजूद परिवार धीरे धीरे एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है। लुकास अपनी मां के साथ खलिहान में काम करता है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बुलाता है। एक दिन पिता और पुत्र को एक लालटेन, एक मुर्गी का पिंजरा और एक पुराना रेडियो मिलता है। इस दौरान जोशुआ एक ज़ॉम्बी में बदल चुके नौकर के शव को देखकर डर जाता है, जिसने खुदकुशी कर ली थी। फ्रांसिस अपने बेटे से उस शव की बेल्ट से चाबियां लेने को कहता है। जोशुआ डर के मारे लड़खड़ा जाता है और गलती से शव को अपने ऊपर गिरा लेता है। उसे डर होता है कि संक्रमित खून उसके मुंह में चला गया है। फ्रांसिस यह सब उदासीनता से देखता है, जैसे कि उसे परवाह नहीं कि उसका बेटा ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर वह अपने छोटे बेटे के प्रति विशेष ध्यान दिखाता है। जब वह दीवार पर बने चित्रों को खराब करता है तो फ्रांसिस उसे तहखाने में बंद कर देता है। आयरिस को एहसास होता है कि उसका पति परेशान है और वह उससे समस्या को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। एक शाम जब ईंधन खत्म हो जाता है और फ्रांसिस जनरेटर चालू करने में असफल रहता है, तो आयरिस सुझाव देती है कि वे कहीं और शरण लें। वह उत्तर की ओर जाने का प्रस्ताव करती है, जहां एक सैन्य सुरक्षित क्षेत्र और उत्तरजीवियों का शिविर है। जोशुआ भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका अपने परिवार के साथ उत्तर जा चुकी है। लेकिन फ्रांसिस अपने माता पिता के घर को छोड़ने से इनकार कर देता है। उसे विश्वास है कि यही एकमात्र सुरक्षित स्थान है। खाद्य आपूर्ति खत्म हो रही है, लेकिन फ्रांसिस जल्द ही इसका समाधान निकालने का वादा करता है। जोशुआ रेडियो चालू करके उत्तरजीवियों का प्रसारण सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे सुबह तक इंतजार करने का आदेश देते हैं। डिएगो, जो फ्रांसिस का भाई है, परिवार को उत्तर की ओर जाने की सलाह देता है। इसी बीच फ्रांसिस को पता चलता है कि उसकी पत्नी का उसके बड़े भाई के साथ संबंध था और जोशुआ उसी का बेटा है। यह सच्चाई फ्रांसिस को अंदर से तोड़ देती है। उसके बाद फ्रांसिस और आयरिस आपस में पुरानी नाराजगी के चलते बहस करते हैं। इस बहस के दौरान फ्रांसिस का ध्यान भटकता है, जिससे उनकी गाड़ी लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वे एक चौकी पर पहुंचते हैं, जहां फ्रांसिस सुझाव देता है कि उन्हें वापस अपने माता पिता के घर लौट जाना चाहिए। लेकिन आयरिस इसे अनसुना करते हुए बैरिकेड को हटाने की कोशिश करती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। आयरिस कांटेदार बाड़ को काटने का प्रयास करती है, लेकिन इससे एक ज़ॉम्बी सैनिक उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। खतरे को महसूस कर फ्रांसिस उसकी मदद के लिए भागता है और ज़ॉम्बी को मार गिराता है। फ्रांसिस अपनी पत्नी को वैन में बच्चों के पास लौटने के लिए कहता है और खुद ज़ॉम्बी के झुंड से बचने के लिए चालाकी और साहस दिखाता है। वह ग्रेनेड से ज़ॉम्बी का खात्मा करता है और सुरक्षित रूप से परिवार के साथ वापस घर लौट आता है। 2 हफ्ते बाद फ्रांसिस ईंधन लेने चौकी पर वापस जाता है। हालांकि वह वैन को छोड़ देता है ताकि परिवार इसे देखकर उत्तर की ओर जाने का विचार न करे। फ्रांसिस अपने माता पिता के घर को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानता है। वह ईंधन के साथ घर लौटता है और अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि वैन खराब हो गई है। इस बीच बच्चे लुकास और जोशुआ अपने पिता की पुरानी तस्वीरें देखते हैं। लुकास ध्यान देता है
कि जोशुआ अपने चाचा डिएगो की तरह दिखता है, जिससे जोशुआ के मन में यह शक पैदा होता है कि डिएगो ही उसका असली पिता है। वह याद करता है कि कैसे एक समय में उसके माता पिता के बीच लगातार झगड़े शुरू हो गए थे। अगले दिन फ्रांसिस अपनी पत्नी से पुराने गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत करने की बात करता है। बाद में वह मुर्गी के पिंजरे की जांच करता है और देखता है कि एक आक्रामक कुत्ता बाड़े में घुसने की कोशिश कर रहा है। कुत्ते को भगाने की कोशिश में वह फ्रांसिस को काट लेता है। आयरिस फ्रांसिस को अस्पताल जाने का सुझाव देती है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मना कर देता है। फ्रांसिस अपनी जिद और आक्रामकता से अपनी पत्नी को डराने लगता है। वह बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। वह जोशुआ को शूटिंग सिखाने के लिए ले जाता है और उसे जार पर निशाना साधने का आदेश देता है, लेकिन जोशुआ अपने पिता के दबाव में टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। आखिरकार वह अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए जार को तोड़ देता है। इसी बीच जोंबी घर के पास पहुंच जाते हैं। वे दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि परिवार अब मरने के कगार पर है। लेकिन तभी खेत पर एक रहस्यमय वाहन की उपस्थिति से कहानी एक नया मोड़ लेती है। यह वाहन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे परिवार को एक अस्थायी राहत मिलती है। जब परिवार नुकसान का जायजा लेने बाहर आता है तो उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ ने खिड़कियां तोड़ दी हैं, दरवाजा नष्ट कर दिया है और चिकन कूप को तबाह कर मुर्गियों को खा लिया है। अब उनके पास मांस और अंडों का कोई स्रोत नहीं बचा। इसी दौरान उन्हें समझ आता है कि उनका रात का रक्षक कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस का भाई डिएगो था। फ्रांसिस नदी की ओर जाता है, जहां वह डिएगो से मिलता है। डिएगो ने उन्हें बचाने के लिए वहां तक का सफर किया था और अब वह उन्हें उत्तर की ओर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन फ्रांसिस अपने अहंकार और जिद के चलते इस मदद को ठुकरा देता है। वह अपने भाई को नापसंद करता है और उसके इरादों पर शक करता है। लौटकर वह अपनी पत्नी आयरिस से झूठ बोलता है कि डिएगो अब इस दुनिया में नहीं है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद फ्रांसिस घर को ज़ॉम्बी हमलों से सुरक्षित बनाने में जुट जाता है। वह खिड़कियों और दरवाजों को मजबूत करता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसके जुनून और पागलपन में बदल जाती है। लुकास, जो मक्खियों के पीछे भागते हुए तहखाने में पहुंच जाता है, वहां एक ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है। आयरिस उसे समझाती है कि ज़ॉम्बी कमजोर हो सकते हैं और समय के साथ मर भी सकते हैं। फ्रांसिस यह सुन लेता है और अपनी पत्नी को गलत साबित करने के लिए एक बूढ़े ज़ॉम्बी को मारकर उसका सिर काट लाता है। वह परिवार को डराने के लिए दिखाता है कि राक्षस अब भी खतरनाक हैं। परिवार में तनाव बढ़ने लगता है। लुकास और जोशुआ अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन इस बातचीत से पता चलता है कि आयरिस अपने परिवार को छोड़ने की योजना बना रही थी। उसने अपने वैवाहिक जीवन में प्यार और समझ की कमी के कारण भागने का सपना देखा था। इस रहस्योद्घाटन से परिवार में बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाता है। फ्रांसिस भी कबूल करता है कि जोशुआ उसका बेटा नहीं है। आने वाले दिनों में फ्रांसिस का व्यवहार और भी अधिक नियंत्रित और आक्रामक हो जाता है। वह नक्शा जला देता है ताकि कोई भी घर छोड़ने का प्रयास न कर सके। एक दिन घर पर एक घायल सैनिक कोरेरा आता है, जो ज़ॉम्बी हमले में बच गया था। कोरेरा शरण मांगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे घर में जगह देने से मना कर देता है। जोशुआ अपने पिता की अनदेखी करते हुए दरवाजा खोल देता है और कोरेरा को अंदर आने देता है। आयरिस, जो एक पूर्व नर्स है, कोरेरा की देखभाल करती है और पुष्टि करती है कि वह संक्रमित नहीं है। हालांकि फ्रांसिस सैनिक को लेकर शक में रहता है और उसे तहखाने में सोने की इजाजत देता है। जब फ्रांसिस को पता चलता है कि जोशुआ ने कोरेरा को बाहर जाने में मदद की है, तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। फ्रांसिस अपने अंधे क्रोध में सैनिक को हथौड़े से मार देता है, यह साबित करते हुए कि अब उसका पागलपन उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका है। कुछ समय बाद आयरिस तहखाने में जागती है और पाती है कि उसके पति फ्रांसिस ने उसे और लुकास को अंदर बंद कर दिया है ताकि वे भाग न सकें। बाहर फ्रांसिस एक कुत्ते को देखता है जिसने उसे काट लिया है। वह कुत्ते को मारकर उसे रात के खाने के लिए तैयार करता है। वह कोरेरा की सैन्य वर्दी पहनकर भोजन लाता है, लेकिन आयरिस और लुकास खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि अब वे उस पर भरोसा नहीं करते। यह देख फ्रांसिस का गुस्सा और बढ़ जाता है, जिससे वह अपने परिवार के लिए और भी खतरनाक हो जाता है।
इस स्थिति से निकलने के लिए लुकास अपनी मां को सुझाव देता है कि वह बीमार होने का नाटक करे ताकि फ्रांसिस का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे ही फ्रांसिस तहखाने में आता है, आयरिस उस पर हमला कर देती है। वह उसे नुकीली हड्डी से घायल कर देती है और उसे अंदर बंद कर देती है। घायल फ्रांसिस अपनी पूरी ताकत से तहखाने के दरवाजे पर गोली चला देता है, लेकिन अंततः वह बेहोश हो जाता है। अपने बचपन के गहरे मानसिक आघातों और अपने अत्याचारी पिता की यादों से जूझते हुए फ्रांसिस वास्तविकता और भ्रम में भेद करने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी ओर आयरिस और लुकास घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनका सामना डिएगो से होता है। डिएगो अब एक बुद्धिमान ज़ॉम्बी बन चुका है। वह अपनी भूख को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और उन्हें भागने के लिए कहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़ॉम्बी प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं और वह उनका पीछा करता है। आयरिस और लुकास की चीखें सुनकर फ्रांसिस होश में आता है और किसी तरह तहखाने से बाहर निकलता है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए डिएगो से लड़ता है। डिएगो को हराने के बाद वह एक वैन लाने के लिए एक चौकी पर जाता है। वहां उसकी मुलाकात जोशुआ से होती है। फ्रांसिस का खून से सना चेहरा और असंगत व्यवहार देखकर जोशुआ मान लेता है कि उसका पिता ज़ॉम्बी में बदल गया है। घबराकर जोशुआ उसे गोली मार देता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह रोता है और माफी मांगता है, लेकिन फ्रांसिस के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले फ्रांसिस उसे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। अपने पिता की आखिरी इच्छा मानते हुए जोशुआ वैन चलाकर अपनी मां और छोटे भाई को बचाने के लिए खेत की ओर लौटता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।